अगर मैं आपसे कहूँ कि शेर को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, जरा लिखकर तो बताइए, तो आप अवश्य ही लिख देंगे। लेकिन यदि मैं कहूँ कि अब जरा इसे पढ़कर भी बताइए तो आपको समस्या आ सकती है। हो सकता है आप सोचने लगे कि क्या बोलें, सिंह, 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 सिंह या फिर कुछ और। तो आखिर इस शब्द के उच्चारण में इतनी भ्रम की स्थिति क्यों है और इसका सही उच्चारण क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस शब्द को या इसके उच्चारण को समझने के लिए हमें देखना होगा कि ये शब्द बना कैसे है। संस्कृत में एक धातु होती है हिंस, जिसका अर्थ होता है मारना, काटना, नष्ट करना, और इसी से हिंसा और हिंसक शब्द भी बनते हैं जिन्हें हम जानते हैं। अब मजे की बात यह है कि इस हिंस धातु में वर्णों के उलटफेर से सिंह शब्द बनता है, क्योंकि जंगल के राजा शेर से ज्यादा हिंसक प्राणी भला कौन हो सकता है ना। तो देखिए जरा, ह स छोटी की मात्रा और अनुस्वार, यही सब हिंस में है और यही सब आपको सिंह में दिखाई देते हैं। अच्छा, अब ये कोई बहुत हैरानी की बात वैसे है नहीं, क्योंकि वर्णों का उलटफेर हिंदी भाषा में होता है। जैसे बहुत से लोग लखनऊ को नखलऊ कहते हैं, यह बात अलग है कि यह वाला उलटफेर उच्चारण के स्तर पर है, लिखने के स्तर पर नहीं, जबकि हिंस और सिंह में जो उलटफेर हुआ है वह हुआ है लिखने के स्तर पर। तो अब आते हैं हमारे मूल प्रश्न सिंह के उच्चारण पर। इसकी वर्तनी में हम लिखते तो ह हैं, लेकिन हिंदी भाषी बोलते क्या है, ग या घ। यहाँ तक कि अंग्रेजी में भी इसकी वर्तनी लिखी जाती है GH लगा के, जो कि घ है, SINGH, सिंह बनता है। तो आखिर ऐसा क्यों है? संस्कृत में ये नियम है कि वहाँ जब भी किसी वर्ण पर बिंदी आती है या अनुस्वार का प्रयोग होता है तो उसका उच्चारण हमेशा म किया जाता है। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में हम अनुस्वार या वर्णों पर आई बिंदी का उच्चारण अलग अलग करते हैं, है ना। तो संस्कृत में, जिसे हम संस्कृत कह रहे हैं, अगर संस्कृत में संस्कृत का उच्चारण किया जाए तो वो संस्कृत होगा, संस्कृत नहीं होगा। इसी तरह से जिसे हम हिंदी में संयम कहते हैं उसे संस्कृत में संयम, जिसे हम संहार कहते हैं उसे संहार ही कहा जाएगा। तो आप ये देखिए कि वहाँ जो है वर्तनी में और उच्चारण में कोई भ्रम नहीं है। वहाँ वर्तनी में अनुस्वार लगा है, सिंह की वर्तनी में तो अनुस्वार लगा है तो उसका उच्चारण म ही किया जा रहा है और हम बोल रहे हैं सिंह, तो संस्कृत में इसका उच्चारण सिंह ही होता है। सोचने वाली बात यह है कि क्या हिंदी भाषियों ने इसका सिंह उच्चारण अपनी मर्जी से ही सिंह या सिंह कर लिया? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ यह है कि जब यह शब्द प्राकृत भाषा में आया तो इसका रूप बदला और रूप बदलकर यह हो गया सिंह से सिंहो, सिंघो और फिर सिंह। और जो हिंदी भाषी लोग थे उन्हें सिंह बोलने में कठिनाई आती थी, तो उन्होंने क्या किया, हमने अपनी वर्तनी तो वही रख ली संस्कृत वाली, लेकिन मुख सुख के लिए, बोलने में सुविधा के लिए इसका उच्चारण प्राकृत वाला ले लिया और हम इसे सिंह या सिंह बोलने लगे। अंग्रेजी में आज हम भले ही इसकी स्पेलिंग SINGH सिंह लिखते हैं, घ वाला GH लिखते हैं, लेकिन शुरू से ऐसा नहीं था। शुरू में अंग्रेजी विद्वानों ने भी इसकी सही वर्तनी लिखी थी अंग्रेजी में SIMHA, लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने इस रोमन उच्चारण को भी अपने हिसाब से ढाल लिया और कहीं इसे बोलने लगे सिंह, कहीं बोलने लगे सिंह, कहीं बोलने लगे सिन्हा और कहीं तो सिन्हा भी बोलने लगे। आप जानते हैं कि जो जातीय उपनाम सिन्हा है वह भी इसी सिंह का बिगड़ा हुआ रूप है। बहरहाल, तो आखिरकार ये सिंहा से बदलते बदलते अंग्रेजी में भी सिंह हो गया। हो सकता है कुछ लोगों को अभी तक लग रहा हो कि हिंस से सिंह बना दिया, ऐसे भी भला कोई होता है कि वर्ण उल्टे और नया शब्द बन गया, नए अर्थ वाला होता है। एक और उदाहरण देती हूँ। संस्कृत में एक धातु है खन, जिसका मतलब खोदना है। इससे बने खनन और खनिज शब्द आप जानते हैं, है ना। तो इसी खन को जब उल्टा किया तो क्या बना, नख। नख माने नाखून। नाखूनों को नख क्यों कहा गया? क्योंकि खनन के लिए, खुदाई के लिए पहले हमारे पास नाखून ही तो होते थे। पशु नाखूनों से ही मिट्टी खोदते हैं और जब आदिम युग में हम थे तो मनुष्य के पास में खोदने के कोई उपकरण, कोई औजार नहीं थे। वह किससे खुदाई करता था? खोदने, खरोंचने सबका काम होता था नाखूनों से। तो इस खन यानी खोदने वाले
धातु का उल्टा करके नख बन गया, नख माने नाखून। ये भी तो ऐसा ही उदाहरण है ना।